नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और आज के शो में हम बात करेंगे रुपए की, बात करेंगे चीनी की। दरअसल केंद्र सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, यानी अब ना तो रॉ शुगर एक्सपोर्ट हो पाएगी, ना व्हाइट शुगर और ना ही रिफाइंड शुगर। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और आज भी 95.96 के स्तर तक रुपया गिरता हुआ दिखाई दिया। क्या है कारण, इस पर करेंगे बातचीत। बाजार कैसे देखता है, कितना असर होगा। हमारे साथ हैं CRFX के फाउंडर अमित पवारी और साथ ही मीर कमोडिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। लिन पे एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। पहले रुपए की बात कर लेते हैं। लगातार रिकॉर्ड लोअर लेवल्स हम देख रहे हैं दिसंबर ऑनवर्ड से बनते हुए, और आज के सेशन में भी नए रिकॉर्ड निचले स्तर छूते हुए दिखाई दी, जो कि 95.96 के आसपास के रहे। हालांकि कुछ कदम RBI की तरफ से उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कमजोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। जो स्टेप्स उठाए गए हैं आज गवर्नमेंट की तरफ से, वो कितने मीनिंगफुल होंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इनफैक्ट अगर रुपए की चाल को देखें तो आप कैसे देखते हैं अमित इस प्राइस मूवमेंट को? वीकनेस परसिस्ट करेगी ऐसा मान के ऑलरेडी चला जा रहा था, लेकिन इतनी तेजी से इतना कमजोर होगा कि ये एंटिसिपेट किया था, और अब कहां तक के दायरे खुलते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि अगर हम फेब में जो रुपये का डेप्रिसिएशन था, फेब से मार्च से अप्रैल का और अप्रैल से मई का, तो हम देखेंगे कि जो लास्ट 10-15 दिन में रुपये डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसका पेस कहीं ना कहीं कम हो गया है। वो पहले के जितना फास्ट पेस से डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि रुपये का जो कमजोरी है वो कम पेस में हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या RBI और गवर्नमेंट सक्षम है रुपये को वीकनेस को रोकने के लिए? तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप जब एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी जो RBI है और गवर्नमेंट है, दोनों उस दिशा पे चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो सक्षम है और रुपये का जो डेप्रिसिएशन है उसको कम कर पाएंगे या रोक पाएंगे। RBI या गवर्नमेंट किस किस तरह के स्टेप ले सकते हैं? पहला स्टेप ये ले सकते हैं कि FCNR जो 2013 में अलोकेट किया था, उस तरह के कोई स्कीम लेके आए, जाके वहां पे जाके NRI इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर पे। सेकेंड स्टेप ये ले सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। थर्ड स्टेप जो अभी आज लिया जा सकता है वो है कि FII के टैक्स स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ कम किया जाए ताकि FII का इन्वेस्टमेंट बढ़ा जाए। इस तरह से RBI और गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से स्टेप लेंगे। तो हमें लगता है कि 96 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और रुपये जो है ग्रेजुअली 95 और 94.5 की तरफ मूव करेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम इम्पोर्टरों को बोलेंगे कि उन्हें पैनिक नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म हेजिंग नहीं करना चाहिए। कोई भी डिप आता है उसके लिए वेट करें, ना कि पैनिक करें। और एक्सपोर्टर को हम सलाह करेंगे कि जो 96 के आसपास का लेवल है वहां पे उनको अपना हेज रेशियो बढ़ाना चाहिए। ओके। अच्छा, क्विकली अमित, एक चीज और, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट या RBI कितनी कंफर्टेबल है, वो तब सब बातें आपने बताई, बट कंसीडरिंग जो भी फैक्टर्स हावी हो रहे हैं, इन फैक्टर्स के बीच में क्या आपको लगता है कि जो रुपए की कमजोरी के दायरे हैं वो और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? 100 की जो हम बात कर रहे हैं वो कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है अगर यथास्थिति बनी रहती है तो? देखिए, आज के दिन पे हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि अगले 1 से 2 महीना या 3 महीने में रुपया जो है 100 की तरफ मूव करेगा, 100 का लेवल टच करेगा 1 से 2 महीने में या 3 महीने में। ऐसा हमारा व्यू नहीं बन रहा है। हमें लग रहा है कि कोई ना कोई स्टेप लिया जाएगा जिससे रुपया की वीकनेस को रोका जाएगा। और डोमेस्टिक फैक्टर को छोड़ के हमें और एक फैक्टर भी देखना चाहिए, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो है अपने 16 साल के ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। अगर डॉलर इंडेक्स 98 का लेवल तोड़ता है तो वहां से वो डायरेक्ट से 96 और 94 के लेवल की तरफ मूव करेगा। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर हो जाएगा। जितने भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है, तो हो सकता है उसका भी फायदा रुपये को मिले। ओके।
शुक्रिया आपका अमित बातचीत करने के लिए। तो डेफिनेटली रुपया कमजोर तो हुआ ही है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो 6% वाईटीडी रुपया नेगेटिव साइड पर रहा है। वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रही है। कई सारे फैक्टर्स जिसने प्रेशर डाला है। तो नजरें बनी रहेंगी रुपए की चाल पर भी। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैसला सरकार ने लिया और वो रहा कि शुगर एक्सपोर्ट्स को बैन किया अंटिल सितंबर 2026। अब ये कदम कितना कारगर साबित होगा, क्या वजह इसके पीछे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राहिल शेख मौजूद हैं, एमडी मीर कमोडिटीज से। राहिल नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इनफैक्ट एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि आप इस मूव को कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने लिमिटेड शुगर एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दी थी इस एक्सपेक्टेशंस में कि सरप्लस प्रोडक्शन है, अब थोड़ी सी लिमिट दे देनी चाहिए। अब जो एक कंप्लीट जो शिफ्ट हुआ है पॉलिसी में रेस्ट्रिक्टेड से प्रोहिबिटेड तक, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कमेंट्स हैं आपके? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि यानी कोई भी सडन मूव जो सरकार की तरफ से आता है वो ट्रेड को डिस्टर्ब करता है। जो चीनी आज मिल में ट्रेड हुई है, जो रास्ते में है, जो कंटेनर्स में लोड हुई है बट जहाज पे नहीं गई है, तो ये सारे डिस्ट्रप्शंस तो रहते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म सौदे रहते हैं जिनका रिपरकशन ये होता है कि हमको फिर वो आरएसए और एसएल के अंदर जाके उसको लड़ना पड़ता है, उसके लिए माफी मांगनी पड़ती है। तो फोर्स मेजोर क्लॉज कहीं ना कहीं पे एप्लीकेबल होता है, कहीं नहीं होता है। तो ये सडन जो डेथ होती है इसमें डिस्रप्शंस तो आते हैं, ये सडन नोटिफिकेशंस पे। अब जहां तक भारत सरकार का सवाल है कि उन्होंने ये क्यों किया, तो इसके कुछ अगर आप मार्च के महीने से देखें तो भारत सरकार इस पे एक्शन पे थी, लफ्जों से नहीं थी बट एक्शंस में थी वो। तो मार्च के महीने में एक फाइल थी जो 2,27,000 टन की शुगर जो थी वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ में ट्रांसफर करना था, जिसे कोटा स्वैपिंग कहते थे। तो वो फाइल जो थी वो 31 मार्च को पास नहीं हुई थी। सो इसका मतलब ये था कि बेसिकली जो 7 दिन में फाइल पास हो जाती थी स्वैप की, वो नहीं हुई थी। तो यहाँ पे एक उन्होंने यू नो कुछ ना कुछ उन्होंने अंदेशा दिया था कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ा जा सकता है। बट ये 6 से 7 लाख टन की बात थी एक्सपोर्ट की। तो मुझे लगता है कि हमारा पहला अनुमान 7 लाख टन का एक्सपोर्ट का था और जब 5 लाख टन का एडिशनल कोटा दिया गया था, तो हमने इसको रिवाइज करके 1.2 मिलियन किया था। आज हमने 7 लाख टन का तो अचीव कर लिया, 1.2 हम नहीं जा पाएँगे। तो आई थिंक दिस इज़ द रेंज जहाँ पे हम रुक रहे हैं अभी। और इसका मेन कारण जो है मुझे लगता है वो ये है कि हमारा एस्टिमेट का नंबर काफ़ी फेल हुआ है। हम पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंट एज़ एजेंसीज़, एज़ ट्रेड्स हम सब फेल हो रहे हैं। और लास्ट ईयर भी अगर देखें तो हमारा अनुमान 35 का था, हम 30 पे आ गए थे। ये साल का अनुमान 33 का था और हम 27.8 और 3 मिलियन आप 2 मिलियन आप 2.5 मिलियन आप एथेनॉल का पकड़ के करीब। तो आई थिंक ये दीज़ आर द रीज़न्स। आई थिंक एस्टिमेशन का फेल होना इसी वजह से लगता है कि ये सरकार ने निर्णय लिया। बिल्कुल। और जैसे राहिल ने भी कहा कि बिजनेस हो या सेंटिमेंट्स अफेक्ट तो होते हैं ही, क्योंकि क्लियरली सरकार ने कहा है कि मई 13 तक जो लोडिंग कमेंस हो चुकी है या फिर कंसाइनमेंट्स ऑलरेडी कस्टम को हैंडओवर हो चुके हैं, से वही इफेक्टिवली पास ऑन होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अच्छा एक चीज और राहिल, क्विकली, आपने कई सारे फैक्टर्स की बात की। एक तरफ सरप्लस प्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे जिसके कारण एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दी गई थी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है 25-26 सीजन के लिए 50 लाख टन के आसपास का है, 275 लाख टन के आसपास का ओवरऑल एनुअल प्रोडक्शन, ये मैं कुछ रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, 275 लाख टन के आप ओवरऑल प्रोडक्शन के एक्सपेक्टेशंस करके चल रहे हैं। जो टोटल डिमांड है वो 280 लाख टन के आसपास रह सकती है। तो अगेन जो आपका अगले सीजन के लिए ओपनिंग स्टॉक रहेगा वो 2016-17 के लेवल्स पर, जो कि 40-45 लाख टन पहुंचेगा। दूसरी तरफ एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है अंदेशा की अलीनो की संभावना है, तो अगले सीजन की भी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो सकती है। ऊपर से फर्टिलाइजर्स महंगे हो सकते हैं इस वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, तो वहां पर एक बैकफुट पर आ सकते हैं किसान। तो कौन से प्राइमरीली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको लग रहे हैं इस समय शुगर प्रोडक्शन या सरकार किस डिसीजन के पीछे? सबसे पहले तो जो आपने एसएनडी बताई है मोर और लेस सबकी सेम है कि 50 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, 275 के करीब हमारा उत्पादन हो जाएगा, 285 का कंजम्पशन है। तो क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर एक्सपोर्ट अराउंड 35 लाख टन के करीब बचेंगे। 35 लाख टन थोड़ा टाइट रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, बिकॉज हमारी क्रशिंग अराउंड 1 नवंबर के करीब शुरू होती है और हमको अक्टूबर में तकरीबन 25 लाख करीब लगेगा चुनी फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो ये थोड़ा एक टाइटनेस है जो भारत सरकार के सम डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा होगा। और दूसरा जो है एल नीनो की जो बातें चल रही है,
उसके उसके तहत शुगर केन की अगर हम खाली बात करें, मैं दूसरे क्रॉप्स की बात नहीं कर रहा यहाँ, कि शुगर केन पे जुलाई और अगस्त में बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ दैट इज़ अ ग्रैंड ग्रोथ पीरियड ऑफ शुगर केन। तो जून और जुलाई का ये जो महीना है, अगर यहाँ पे बारिश कम होती है, तो हमने देखा है कि 2016 या 14 जब भी हमारे एल नीनो इससे पहले हिट किया था, 26-27 का उत्पादन जितना हिट नहीं करेगा, 27-28 का ज़्यादा करेगा। तो आई थिंक भारत सरकार के दिमाग में ये भी होगा कि पहले मॉनसून को देख लें हम, और ये जो 4-5 लाख टन हम एक्सपोर्ट जाने से बचा सकते हैं, उसको बचा लें। तो आई थिंक ये 2 बहुत क्रिटिकल भारत सरकार के माइंड में होगा कि एक तो क्लोजिंग स्टॉक बहुत टाइट है, और और है वो डिस्कम्फर्ट वाली बात रहनी चाहिए, और पॉइंट नंबर 2 जो है वो एल नीनो है, और तीसरा हमारा 3 साल से कंटीन्यूअस एस्टिमेशन का गलत जाना। ओके, चलिए शुक्रिया राहिल, आप आए शो में और इस खबर पर अपने व्यूज आपने शेयर किए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, तो वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देख रहे कमोडिटी कॉल, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। भूपेश बताइए पहले तो आपके ट्रेडिंग कॉल्स। जी नमस्कार। अगर बात करें ट्रेडिंग कॉल्स की, तो आज के कॉल्स के लिए मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल जून वायदा में 9,200 के नीचे बिकवाली की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 9,350 के ऊपर का रहेगा। नीचे के लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर 9,050, 8,800 तक के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। इसके पीछे एक मेजर फंडामेंटल रीजन ये रहेगा कि कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि चाइना और जो यूएस की वार्तालाप चल रहा है, वहां से कोई पॉजिटिव खबर निकल के आने वाली है। ऐसा पीछे भी देखने को मिला है। 8 अप्रैल को भी ऐसा हुआ था और 18 को भी ऐसा हुआ था कि प्राइसेस में पहले से ही दबाव देखने को मिल रहा था। तो ये एक मेजर फंडामेंटल रीजन रहेगा। वहीं अगर दूसरी बात करें तो मुझे जीरा वायदा में, जून वायदा में बिकवाली की लगता है 20,050 के आसपास का दाम है। यहाँ बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 20,300 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 19,700, 19,500 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। जी ओके, इसके अलावा सोने चांदी पर आपका व्यू क्या रहेगा? हालांकि आज के सेशन में देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। चांदी तो इनफैक्ट थोड़ा नरम ही है प्रीवियस तेजी के बाद, बट क्या व्यू इन तरह से गोल्ड सिल्वर दोनों पर? जी, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड का बाजार अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी, परंतु विशेषकर कॉमेक्स का अगर भाव 4680 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पर काफी कमजोरी समझ आती है। जो नीचे में 4630, 4580 तक संभावित लगता है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मार्केट मुझे 1,62,000 के जो लेवल है वहां पर बिकवाली की सलाह रहेगी। और यहाँ नीचे में लक्ष्य 1,61,000, 1,60,500 तक के संभावित रहेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्विकली जिंक पर आपकी राय? अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज के सेशन में। जी, जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर तीनों के तीनों बेस मेटल के बाजार में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जिसका लीडरशिप एल्युमिनियम होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जिंक और एल्युमिनियम दोनों के बाजारों में किसी प्रकार की बिकवाली की सलाह नहीं है। हाँ, बाजार जरूर ओवरबॉट हैं, तो यहाँ से बाजार कभी भी करेक्ट हो सकते हैं, परंतु हर करेक्शन पे यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल जिंक में मुझे लगता है कि बाजार 369, 366 के आसपास कहीं मिलता है तो खरीदारी करें। 362 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। 380 और 390 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। ओके, और एक क्विकली कमेंट आपका कॉटन सीड ऑयल केक पर। एनसीडीएक्स में और कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छा बेस बना हुआ है। 3,300 के आसपास का, 3,500 का दाम है। बाजार नीचे से अच्छी रिकवरी ली है बाजारों ने, तो मुझे लगता है कि यहाँ वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3,450 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 3,560, 3,610 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर। 3500 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए शुक्रिया भूपेश आने के लिए शो में, और सभी
कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। बाकी अगर आप एग्री बाजार को देखेंगे तो थोड़ी बहुत नरमी आज ग्वार पैक में देखने को मिल रही है। दोनों ही कमोडिटीज आधा पौने 1% नीचे हैं। जीरे में भी आधा % की वीकनेस देखने को मिल रही है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।